खुदा का खौफ करो। और मैं थोड़ा बहुत जितना इमरान को जानता हूं, वो उसका ना खाने का कोई खर्च है, ना कपड़े का कोई उसका इशू है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास पाकिस्तान के अंदर मुनक़िद हो रहा है। 41 साल बाद पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी करने का शर्फ हासिल हुआ है और पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह बताने जा रहा है कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर या अफगानियों के मामले के ऊपर पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा को न सिर्फ अपने रास्ते खुले रखना होंगे बल्कि अपने दिल भी खुले रखना होंगे। ये जो 3 रोज़ा सेशन है, इस सेशन के हवाले से एक प्री कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग मुनाकिद की गई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर, और उसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार और इसके अलावा दीगर डेलीगेट्स ने टीवी एंकर पर्सनस और इसके साथ साथ न्यूज़ एडिटर्स को मदऊ किया हुआ था। मेरी खुशनसीबी है कि उस इवेंट का मैं हिस्सा था और उस इवेंट में बड़े खुलकर यह बताया गया कि हम अफगान तालिबान की हुकूमत के नुमाइंदों को इस इवेंट के अंदर बाकायदा तौर पर गुफ्तगू करने के लिए शिरकत की दावत दे रहे हैं, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि हमने अफगान तालिबान हुकूमत को डी फैक्टो तस्लीम कर लिया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरी बड़ी बॉडी है OIC, और पहली बड़ी बॉडी ने ऑलरेडी अफगान तालिबान के नामजद मंदूब सुहेल शाहीन साहब की हैसियत को तस्लीम करने से इनकार किया, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की एक्रेडिटेशन कमेटी ने बाकायदा तौर पर फैसला सुनाया। उसके बावजूद जब मैंने ही सवाल किया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से कि OIC के फोरम के ऊपर जब हम उनके नुमाइंदगान को मदऊ कर रहे हैं ताकि वो बातचीत कर सकें, तो क्या हम बाकायदा तौर पर डी फैक्टो उनको तस्लीम करने जा रहे हैं, या इससे अगला स्टेप हमारा यह होगा कि हम आने वाले दिनों में इसका ऐलान कर लेंगे कि हमने अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। तो उन्होंने खुलकर कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का, इस सेशन का एजेंडा कतई तौर पर अफगान तालिबान को तस्लीम करना नहीं, उनकी हुकूमत को तस्लीम करना नहीं, बल्कि अफगानिस्तान को बचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे सर्दियां आ रही हैं और इसमें अफगानियों के लिए मसाइल बढ़ेंगे, जिसके लिए न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा बल्कि अक़वाम आलम को सोचना होगा। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #OIC इन पाकिस्तान, #OIC इन पाकिस्तान। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुल्क के मारूफ तज्ज़ियाकार, दानिश्वर, नक्काद, कालम निगार और सीनियर सहाफ़ी जनाब हसन निसार साहब। मैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, नक्काद, तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 एक्सक्लूसिव नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि 41 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस यानी उनके सेशन का इनेकाद किया गया है 3 रोज़ा, और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स के ऊपर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन कितनी दुरुस्त है, हसन निसार साहब? मेरा ख्याल है जी कि ये इस सूरत हाल में इससे बेहतर तो फैसला मुमकिन ही नहीं था। दुरुस्त ना दुरुस्त का तो उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा। पाकिस्तान सर इसको होस्ट कर रहा है, वज़राए ख़ारजा 22 से ज़ायद ममालिक के पाकिस्तान के अंदर हैं। इसके अलावा 8 बड़े सरबराहान भी शामिल हो रहे हैं, कुल 30 से ज़ायद सरबराहान शामिल हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि सोशल मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन चल रही है कि पाकिस्तान या हम बतौर पाकिस्तानी हम टेररिस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि एक टेररिस्ट में और एक फ्रीडम फाइटर में क्या फ़र्क है, और जो लोग इसको लेबल कर रहे हैं क्या वो गलत लेबल नहीं कर रहे? देखिए, ये बिल्कुल अपने अपने फहम की बात है।
अपने अपने इल्मी फ़िक्री पस मंज़र की और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग होती है ग्लोबल मामलात की, ये उसकी कमी बेशी का मसला है। देखें, बात सुने, आपका गद्दार मेरे लिए मुहिब वतन, मेरा मुहिब वतन आपके लिए गद्दार, वो जो फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट के दरमियान देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, और वो इतनी बारीक लकीर होती है कि इसे आम नज़र से देखा नहीं जा सकता। आपको याद होगा, हमारा एक प्राइम मिनिस्टर गया था बांग्लादेश जी, और उसने उन लोगों की कब्रों पे फूल चढ़ाए थे, इफ़ यू कैन रिकॉल, जिनको उस वक्त हम टेररिस्ट कहते थे, वो उनके शहीद थे। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। और हमारी आपस की, आलम इस्लाम की आपस की जंगों में भी देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी अल्टीमेटली क्या है, आपको बैठना पड़ता है। इंसानों और जानवरों के दरमियान जो चंद फ़र्क है ना, वो भी पैदा होते हैं, मरते हैं, बच्चे जनते हैं, खुराक तलाश करते हैं, ये वो सारा कुछ। उनको भी गर्मियों में ठंडी जगह की ज़रूरत होती है। बुनियादी जो चंद फ़र्क हैं इंसानों और जानवरों में, वो यही हैं कि इंसान जितना ज़्यादा मैच्योर होता जाएगा, जितना ज़्यादा मुहज़्ज़ब होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो डायलॉग की तरफ आएगा। पूरी दुनिया की तारीख हमारे सामने है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, आपस में तसादम, अमीर तैमूर ने यलदरम पे हमला किया, यलदरम वॉज डिफीटेड अल्टीमेटली। फिर क्या हुआ, दोबारा ऑटोमन एम्पायर जो है वो थोड़े से गैप के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू हो गई, उनके मामला सेटल हो गए यलदरम की औलाद के साथ। तो ये चलता है, इसको इतना सीरियसली इस तरह नहीं लेना चाहिए। इंसानों के दरमियान डिस्प्यूट्स जो हैं वो जानवरों से बेहतर तरीके से हल किए जाने चाहिए। और उनका क्या तरीका है, मिल बैठने का। तो मैं तो नहीं समझता कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो कोई ज़हनी बलूगत की निशानी नहीं है। प्रोपेगेंडा तो इस तरह का भी हो रहा है, हैरत होती है, वैसे हैरत होती है कि मुसलमानों को कुछ शूदर बनाना चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो, ये कोई और तरह की मखलूक है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। इसमें आप कह रहे हैं जी कि मैं सोशल मीडिया पे मैं तो देखता नहीं हूँ, मुझे को लोग बताते हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया में ये जो रिफॉर्म्स, मैं वो MBS को बहुत बड़ा रिफॉर्मर समझता हूँ। वो कि जी वो नाच गाना हो रहा है जी, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या हो रहा है? There's nothing wrong। लिबरेट करो इंसान को, इनके दिल दिमाग खुलने दो, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है जी। राइट सर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आफ्टर ऑल टेबल के ऊपर तो आना पड़ता है चाहे कुछ भी हो, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, इनको दो लेंसेज, अलग लेंसेज से देखने की ज़रूरत नहीं है सर, बजाय इसके कि इसको हम एक ही लेंस से देखें जिस तरह हमारे यहाँ का दानिश्वर तबका या लिबरल तबका देखता है? हसन निसार साहब। भाई मेरे, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि बॉटम लाइन इंसानों के दरमियान बुलेट नहीं है, वो डायलॉग है। एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड करो आप। को एग्जिस्टेंस के अलावा एग्जिस्टेंस नहीं है इंसान की। बनी नौ इंसान की तारीख में इतने मासूम मारे गए करोड़ों के हिसाब से, कोई जाहिर है वो कैलकुलेट तो हो नहीं सकता, एक अंदाजा ही है ना, एक बंदा, एक शॉट इन द डार्क वाली बात है जी। जितनी जंगें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, भले वो किसी के साथ कोई अगर मैच पड़ा हो, कभी कैलकुलेट करके देखो कितने इंसान उजड़े, कितने बच्चे यतीम, कितनी औरतें बेवा, कितनी माएँ बर्बाद हो गई। तो मुझे तो और कुछ सुझाई नहीं देता। बॉटम लाइन इज जस्ट यही है, बात करो, कोई हल निकालो। वही फर्क जो मैंने पहले अर्ज किया था कि दरिंदे आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, जानवर नहीं करते, इंसान तो करता है। और दुनिया की हर जंग का
मुझे बता दें, कौमों के दरमियान हजार हजार साल की भी दुश्मनी है, अल्टीमेटली क्या है? और अब ये दुनिया जिस तरफ जा रही है भाई, ये तो कमाल है। हम लोगों को तो इसका फहम नहीं, हालांकि हम इसके तो फैलिए हैं, हम इसके बेनिफिशरीज हैं, बहुत पेटी बेनिफिशरीज, पैरासाइट्स। ये कभी बिजली जलाते वक्त, कभी हीटर ऑन करते वक्त, कभी एसी ऑन करते वक्त, कभी माइक्रोवेव ओवन ऑन करते वक्त, कभी सर्जरी कराते वक्त, कभी इंजेक्शन लगवाते वक्त ख्याल नहीं आया कि आज से 400-500 साल पहले था क्या? ये वो दुनिया नहीं है। इट इज रैपिडली चेंजिंग। तो आपको इसके साथ तब्दील करना होना होगा, वरना एक बहुत बड़ी मशीन है दुनिया, यूं समझ लें मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी मशीन है। जो पुर्जा मिसबिहेव करेगा उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। हर पुर्जे को अपने साइज के, अपनी औकात के, अपने फंक्शन के, अपने फरीजे के मुताबिक बिहेव करना होगा। खत्म जी। एब्सोल्युटली राइट सर। ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हर पुर्जे को अपनी औकात के मुताबिक बिहेव करना होगा, अब हमारे यहाँ अखलाकी जो इन्हतात है उसके ऊपर आप अक्सर बात करते हैं और बड़े खुलकर बात करते हैं। ये तो फॉरेन पॉलिसी का मामला है, इसके ऊपर तो हमने डिटेल में बात कर ली है। अब पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को ना सह पाने की जो रविश है वो परवान चढ़ रही है और बड़ी बुरी तरह से परवान चढ़ रही है। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब का जो स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उस पर क्या किसी को शर्म से नहीं मर जाना चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले इस तरह के 10 राज आपके अपनी जिंदगी के भी होंगे, मुल्क के वजीर आजम को इस तरह से मलाइन करना और उसके ऊपर डट जाना? हसन निसार साहब, आप यकीन करो, मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन पहले इस पे मैंने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि मुझे तो वो हमेशा बड़े डिसेंट, महज़ब और नस्तालीक का, बल्कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल लगे हैं, लेकिन यहाँ वो बहुत हल्की और हौली बात कर रहे हैं। उसकी वजह देखें, मेरी आपकी दोस्ती है जी, वो 2 साल रहती है, 10 साल रहती है, ताल्लुक़ है, चलें दोस्ती ना सही, उसके दरमियान हमारा एक दूसरे के साथ एक एतमाद का रिश्ता बनता है। आप और मैं समझता हूँ कि जो भी ख़ानदानी होगा वो इस बात का बहुत एहतराम करेगा कि उन दिनों की हर चीज़ अमानत है, भले मेरा आपका झगड़ा हो जाए, मैं उसको अमानत समझूंगा। भले वक्तों के दौरान हमारे दरमियान हुआ, अच्छा मेरे बारे में अगर आपके पास कोई एक्सेस इंफॉर्मेशन है तो वो एक्सेस मैंने आपको दी है ना, और ये एक ज़ाती सा मामला है, और उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था। अब एक बावकार आदमी को तो ये डेफिनेटली जेब नहीं देता। अच्छा, उसके बाद अब जज साहब ने एक बड़ी मज़े खेज बात की है कि जी जहांगीर तरीन साहब इसको डिनाई किए बगैर वो, और उनके पास रास्ता क्या था? सादा रास्ता था, चुप रहते भाई, इग्नोर कर देते, खत्म। मेरा ताल्लुक मीडिया से है, मैं बादौकात 20-20 दिन मैं टीवी के नजदीक नहीं जाता, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं जी। जब आप तशरीफ लाएंगे तो मैं आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा अपना एक लाइफ स्टाइल क्या जरूरी है कि भाई मैं बादौकात ऊब जाता हूं इस बुरी तरह, मैं 5-5 दिन अखबार नहीं देखता कि यार मत लेके आओ मेरे पास। अब जहांगीर तरीन ने ठेका लिया हुआ है ये इनके कोई प्रोग्राम्स देखने का कि जी वो जज साहब क्या फरमा रहे हैं और क्या हो रहा है, तो कहते कि जी इसके अलावा चारा कोई नहीं था। भाई चारा तो था, खामोश रहते, लेकिन वो एक खानदानी पढ़ा लिखा बावकार आदमी। जहांगीर तरीन इज अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग। मैं उनको तब से जानता हूं जब वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जैसा जी एक स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने वो काम किया है। तो मेरा उधर फार्म हाउस था, तो उधर हमारे एक दोस्त थे, संतोष साहब के, दर्पण साहब के छोटे भाई मंसूर इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, तो वो इनके साथ काम, उस हवाले से हमारा, मैं तो साल से जानता हूँ, मैं दोस्ती वोस्ती का नहीं बात कर रहा। वेरी वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग, बहुत रिफाइंड, एक बावकार आदमी। उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था, वरना बहुत अच्छी बात थी, एक तीर से कई शिकार हो रहे थे। वो खुद भी इस कंट्रोवर्सी में ना आते, एक कंफ्यूजन कायम रहता,
वो ठेका तो नहीं लिया हुआ। आपने वजाहत कहा, लेकिन उस आदमी ने बावकार तरीके से कहा कि नहीं भाई, मैंने बहुत कुछ किया है पार्टी के लिए, घर के लिए। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं जी, लेकिन मैं घर से नाराज होकर आ गया था। हॉस्टल में शहजादों की तरह रहते थे। मेरा ऑनर्स का था, मैं 3rd ईयर में एज एन अंडर ग्रेजुएट पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था। हॉस्टल नंबर 1 में रहते थे, बड़ी शान से, बड़ी मज़े से। मुझे याद नहीं कभी मेस में खाना खाया हूँ, इस तरह का लाइफस्टाइल। घर से मैं लड़के आया तो हालांकि बड़ी इनोसेंट सी बात थी। माई फादर वांटेड मी टू अपेयर फॉर द सिविल सर्विस। मैं आई हेटेड इट, मुझे नौकरियाँ वैसे नहीं अच्छी लगती। अच्छा, तो भाई आई लिव्ड लाइक अ प्रिंस एंड माई फ्रेंड्स यूज्ड टू लुक आफ्टर मी। तारिक सज्जाद जान मरहूम, वसीम सज्जाद जान के छोटे भाई, शहजादा हुमायूं इस्लामाबाद में होते हैं जी, मुल्क से बाहर हैं। इरफान W मलिक बीमार है, मेरा एक दोस्त, अल्लाह उसको सेहत दे, सूफी शाहिद हसन, T2 उसका निकनेम है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो बैड पैच मेरा था वो। तो इसका क्या मतलब, मैं बददियानत था? या तो बतौर वजीर आजम इमरान किसी को कहे खुदा का खौफ करो, और मैं थोड़ा बहुत जितना इमरान को जानता हूं, वो उसका ना खाने का कोई खर्च है, ना कपड़े का कोई उसका इशू है। और दूसरी बात, इमरान का स्टारडम की कि उस लेवल से याद रखें ताल्लुक था जहां लोग शादियों पे जाने का करोड़ों रुपया लेते हैं। जी हाँ, उसके बारे में मैं तो नहीं जानता इतनी देर से। उमर फारूक हैं हमारे एक दोस्त, गोल्डी है उनका निकनेम। वो उन्होंने मुझे बताया कि वो जिन दिनों पता नहीं इमरान को कर रहा था, मॉडलिंग कर रहा था किसी पता नहीं कपड़ों जूतों की या पता नहीं क्या, एड तो एजेंसी। पता नहीं उसको कूपन्स मिले सारे, उसने दोस्तों में दे दिए। अच्छा, मैं खुद जानता हूं, नहीं मॉडलिंग की थी एक जमाने में, बहुत पुरानी बात है, 25-26-28 साल। अच्छा, मैं खुद जानता हूं एक बंदा जिसके पास तीसरा जॉगर नहीं होता, वो इन मामलात में बहुत ही दरवेश आदमी है। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। वो कमीज पहनी, वो यहां से यहां फटी हुई थी, उसने बाजू रोल कर ली। उसका टाइप नहीं है, उसके घर का खर्च इतना बता रहे हैं। यार मतलब खुदा का खौफ करो, पार्टी के खर्च को। या मैं अब भी ये समझता हूं, लेकिन हसन निसार साहब किसी की ऑनेस्टी पे कमेंट नहीं, करना, एक बात मुमकिन है वो पार्टी अखराजात को कंफ्यूज कर रहे हो जी। किसी की ऑनेस्टी के ऊपर कमेंट करना और ये घरेलू कहना कि अखराजात उसके के तो साथ। अपने तस्मे जूते के जो है वो उसके अपने पैसों के नहीं है, तो अपने आप को ईमानदार कैसे कहता है। और ये वो साहब कह रहे हैं जो साबिक जज है। ये कितना ये गैर अखलाकी बात है सर, किसी के ऊपर तोहमत लगा देना। मैं इसीलिए मैंने अर्ज किया कि हल्कापन है, ये हौलापन है। ये आपकी, इसका मतलब है कि थोड़ी तरबियत में कोई कमी बेशी रह गई। बंदा फिर अपनी ज़ाती मिसाल देते हुए आदमी अच्छा नहीं लगता। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने आपको मिसाल दी ना, मेरा कोई दोस्त है, उसके साथ मेरे 5 साल 10 साल अच्छा वक्त गुजारा, उसके बाद अलग उसकी हर बात मेरे पास अमानत है, सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन इफ वी टर्न इनटू एनिमीज, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों भाई? हमारी तरबियत इस तरह की है, हमारी मजबूरी है। मुझसे उम्र में बड़ा आदमी मुझे सरेआम अगर बेइज्जत कर दे, मेरे को समझ में आने वाला बात हो, मैं पता नहीं क्या करूँ। लेकिन अगर बुजुर्ग आदमी हो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। खामोशी आज भी यहां निशान है। किसी बंदे के बारे में मैंने आई टोल्ड माय फादर के जी दिता है, उल्टे हाथ का थप्पड़ है कि तेरे लिए वो ताया दिता है सिर्फ मेरे लिए। क्या बात है। वो जलंधर से उनका कोई था, कोई मुलाजम टाइप, तो वो थप्पड़ तो नहीं भूला ना मैं। सो ये बेसिकली छोटे जेस्चर्स होते हैं जिनसे पता लगता है। आदमी बड़ी बातों से नहीं पहचाने जाते। छोटी छोटी हरकतें, छोटे जेस्चर्स, अमल, रद्द अमल, ये वो जो स्पॉन्टेनियस हो ना, उसमें बंदा पकड़ा जाता है। एब्सोल्युटली राइट जी सर। अब इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम पाकिस्तान बड़े डिसीजन ले चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला
उसके ऊपर हमने आपसे सवाल किया था, आपने कहा बिल्कुल कौमों की हमीयत और गैरत का मामला होता है तो कहीं कहीं जाकर ये करना होता है। और अभी भी एक कॉन्फ्रेंस में जो अमेरिका के ज़ेरे इंतज़ाम होनी थी उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की और वज़ीर आज़म को ही जाना था, इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। तो ये हार्ड लाइन, डू यू थिंक इज इट गुड फॉर पाकिस्तान एज ए स्टेट? हसन निसार साहब। देखिए मैं आपको ना सच्ची एक बात बताऊं, मैं इतराफ़ कर रहा हूं अपनी जहालत का कि ये इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज आपको बहुत सारी रसाई होनी चाहिए इंफॉर्मेशन तक ज़िंदगी में, जिससे मसलहत कहते हैं, जिसे मुफाहमत कहते हैं, या जिसे गिव एंड टेक का, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी वजह है जी कि कौम और वतन के लिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि शायद यही कोई एक आद होता होगा, मट्टी का कर्ज जिसे कहते हैं, जिसके लिए बंदा अपनी ज़ाती अना कुर्बान कर सकता है। मेरे पास अभी इन्हीं के एक मिनिस्टर आए थे, बहुत ही प्यारे आदमी, मेरी तो पहली मुलाकात थी, तशरीफ़ लाए थे, नूरुल हक कादरी साहब। तो उन्होंने कोई बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये यकीन है कि आपकी जो अना है या सेल्फ रिस्पेक्ट या वटेवर वो अपने लोगों की, अपने मुल्क की फलाह से। तो मैंने कहा जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे नहीं पता होने के बावजूद नहीं पता, मतलब ये है तफसीलात का नहीं पता, मुल्क कहाँ खड़ा है। मतलब मैं झटका लगा मुझे सुबह जब मैंने पढ़ा, उनका जो FBR के पहले चेयरमैन थे शब्बर जैदी साहब, रिजवी या शब्बर जैदी साहब, हाँ, उनका कि मुल्क दिवालिया। तो मैं बाद में खैर मैंने प्रूव किया ये वो, तो मुझे झटका लगा। सो मुल्क की सूरत हाल तो देखें, यहाँ पाकिस्तान में माशियात, सियासियात, अखलाकियात, हर शय का प्रैक्टिकली कबाड़ा, और इसको कबाड़ा भी नहीं कहना चाहिए जो सूरत हाल है, चूँकि कबाड़ की भी कीमत होती है, स्क्रैप बहुत कीमती होता है, तो ये तो स्क्रैप भी नहीं जिसको कोई कबाड़िया उठा ले। इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है, इसमें तहम्मुल की, बुर्दबारी की, विजडम की, जहानत नहीं कह रहा ना मैं, ये ज़हन में रखें जी। मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, इंटेलिजेंस ईवल होती है, विजडम जो है उसमें कुर्बानी का जज्बा भी होता है। विजडम में, दानिश में और जहानत में एक फ़र्क है। जहानत ईवल भी हो सकती है, तो दानिश कभी ईवल नहीं होती, और दानिश कभी अपना आप आगे नहीं रखती कि मैं वो अपनी मार सकती है दानिश में। ये तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल एक बावकार जो रवैया है, यार नाम नेहाद ही सही, लेकिन बहरहाल वी आर सॉवरेन स्टेट, ऐसा तो कोई हाल नहीं ना कि कोई मतलब ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं दुख से बता रहा हूं जी प्लीज, मुझे झूठ लगता है इस मुल्क में जब कोई कहता है हम कश्मीरियों के, फलस्तीनियों के, तो मुझे झूठ लगता है, बिल्कुल झूठ लगता है। अगर तुम्हें कश्मीरियों से मोहब्बत होती, अगर तुम्हें फलस्तीनियों से मोहब्बत होती, तुम कम से कम जापान तो होते। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। कुछ भी नहीं, ना कोई तालीम, ना तरबियत, ना कभी किसी के मुंह से मैंने सुना यार अपना ये पॉपुलेशन मैनेजमेंट, प्राइमरी एजुकेशन बर्बाद। सर मैं आपको इधर रोकूंगा, मैं इस पॉइंट की तरफ आऊंगा, वो फारिग होके मुल्क छोड़ जाएंगे। मैं इस पॉइंट की तरफ आ रहा हूं आपके साथ। मैंने बात इस पे डिटेल, प्लानिंग हमारी क्या है, हमारा जिस तरह आपने फरमाया कि विजडम और इंटेलिजेंस में फ़र्क है, इसी तरह हम विजनरी लीडर्स क्यों नहीं पैदा कर पा रहे। पता नहीं आखिरी लीडर कब पैदा हुआ होगा। डट तो जाते हैं हम, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर हमें फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद चाहिए तो हम कम से कम जापान तो हों। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके ऊपर बात करूंगा एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार जनाब हसन निसार साहब इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी। हसन निसार साहब, पाकिस्तान का मसला हमारे बच्चों की एजुकेशन है या प्लानिंग है?
कि हम कुछ कर भी नहीं पाते और हम रोना रोते हैं कि हमारे पास कोई विजनरी लीडर नहीं गुजरा या विजनरी लीडर हमें मिल नहीं पा रहा? हसन निसार साहब, देखिए, उसमें दो बातें हैं। मैं दोस्तों में बैठ के जब भी बात होती पाकिस्तान के मसाइल, तो मुल्क तो मसाइलस्तान है। अगर इसकी 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ मसला है। अगर 24 है तो 24 करोड़ मसला है। अगर इसकी आबादी 25 करोड़ हो गई है तो 25 करोड़ मसला है। मेरा दयानतदाराना, मेरा पर्सनल हम्बल बहुत मेरा असेसमेंट है जी, इस मुल्क के मसाइल का हल दो मसलों के दरमियान में है। अगर आप एक शेल्फ में जैसे किताबें लगाते हैं, इधर है प्राइमरी एजुकेशन, इधर है पॉपुलेशन मैनेजमेंट, बड़ा गहरा ताल्लुक है इन दोनों का आपस में। ये माशियात, इक्तसादियात, अखलाकियात, ये बकवासियात सब अपनी जगह पे ठीक है। इस तो जुमले का ही मूजद मैं हूं कि पाकिस्तान का मसला इक्तसादियात का नहीं, अखलाकियात का है, उसकी तबाही का है। बिल्कुल। इक्तसादियात भी आपकी उसी की वजह से तबाह हुई कि बेशर्म बेहयात है जिन्होंने बेरहमी से इस मुल्क को लूटा और इस साल को पहुंचाया। खैर, अब आपके यहाँ जो सूरत हाल है मुल्क में, जो हाई प्रोफाइल या महंगे या निस्बतन बेहतर, वो भी लैंग्वेज स्कूल्स ही हैं, अंग्रेजियों पर ही जोर है सारा, लेकिन बहरहाल बहुत बेहतर है। उनके बच्चों के पास जाती कारोबार से लेके बैरून मुल्क सेटल होने तक के ऑप्शंस मौजूद हैं। एब्सोल्युटली। जो ये मुल्क नहीं छोड़ सकते, जनरली स्पीकिंग, एक्सेप्शंस की बात नहीं मैं कर रहा, उनका इतना घटिया लेवल है, उनके टीचर्स अनपढ़ हैं, जिसका दिल करे शफकत महमूद से लेके ये नीचे कोई पता नहीं रास, कोई इस तरह मुराद राज साहब, जिसका दिल करे मेरे साथ चले, जहां जो भी है जी, वो मेरे साथ चले, अपने सरकारी स्कूल से कभी विजिट करो। उनके तो उर्दू के तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, और ये वो जनरेशन है विच इज गोइंग टू टेक ओवर आफ्टर ओनली 15 ईयर्स। जो मैं कहता हूं प्राइमरी, जो वर्ल्ड क्लास प्राइमरी एजुकेशन, क्या कह रहा हूं, वर्ल्ड क्लास। और तुम्हें अगर खुद नहीं अक्ल कोई, या तुम सोचना नहीं चाहते, या तुम्हारी खोपड़ियों में भेजे जरा कमजोर रह गए हैं, तो मैंने पहले अर्ज किया, ग्लोबल विलेज है भाई। यूरोप से लेके अमेरिका तक के मॉडल्स आपके सारे, अच्छा उसको गोली मारो, जापानीज से लेके चाइनीज तक के मॉडल्स, उनका कोई तोड़ पन करके कोई एक निसाब बनाओ, कंटेम्पररी मॉडर्न, वो सब्जेक्ट्स, उन पे तवज्जो दो जिन मैदानों में तुम्हारा मुकाबला है दुनिया के साथ। और खुदा का खौफ करो, ये ब्लैकमेल हो जाते हैं, इनको पता नहीं क्या पढ़ाना है। टीचर्स अंडरपेड, भूखे नंगे टीचर्स हैं, टूटे हुए छितर होते हैं उनके, खाक पढ़ाना उन्होंने, एनवायरनमेंट बहुत गंदा है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि वो जो ज़रा जिनको बेहतर एजुकेशन, बेहतर एक्सपोजर है, वो तो मेजॉरिटी वैसे मुल्क में नहीं रहेगी, वो मुझे आई नो दैट, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, ठीक है, या वो एक खास तरह की क्लास में ऑपरेट करेंगे। ये जिन्होंने मुल्क कल चलाना है, ओ भाई मेरे, आज 25 करोड़ का पेट नहीं भर रहा तुमसे, उनकी कोई तालीम और तरबियत नहीं है, दुरुस्त। करोड़ों बेरोजगार नौजवान, करोड़ों बच्चा स्कूलों से बाहर। वो कल जब ये माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, वो पढ़ के देख लें, वो कल जब यही 35-40 करोड़ हुआ तो तुम्हारा बनेगा क्या? सो एक तरफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, और अगर कोई ब्लैकमेल करता है उसे एक सवाल पूछो कि हमारे दीन की बुनियादी तालीमात में क्या इतदाल और मियाना रवि शामिल नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल इतदाल और मियाना रवि है। इबादत में भी, इबादत में, खाने में हुक्म है कि थोड़ी भूख बाकी हो हाथ खींच लो, तो बच्चों के ढेर लगाने में कोई इतदाल नहीं। तो यार कुछ जमाना देखो कौन सा जा रहा है। जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, बल्कि मेरा ख्याल है जिन बच्चों की अभी माँ बाप की शादियां भी नहीं हुई, वो बच्चे भी तो गिर भी पड़े हैं। कोई यार रियलिस्टिक होकर कोई सोच लो। मसाइल बेशुमार हैं, बाकी सब इसके दरमियान आपका जो एक खूबसूरत इंसान आपने बनाने हैं, यही रियासत मदीना है। रियासत मदीना में कभी शहद के चश्मे और दूध की नहरें नहीं देखी किसी ने। आदमियों को इंसान बनाना, हम
आदम जात के तौर पे पैदा होते हैं भाई। असल चैलेंज होता है कि मैंने आदमी से इंसान कैसे बनना है, ये चैलेंज है। ये बनाए थे हुजूर ने। दुनिया की तारीख में कोई इंसान, दो क्या एक बड़ा इंसान नहीं बना सकता। आपने हीरो जवाहरात के ढेर लगा दिए, दिस इज कॉल्ड रियासत मदीना जी। ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। माशरा बनाना होता है लोगों ने। सो पहले आप लोगों को बनाओ, पहले आप वो कहते ना बंदे दा पुत्र बन। पहले आप आदमी से इंसान बनो, इंसान फिर एक इंसानी माशरा बना लेंगे। यहां कंफ्यूजन है। हम मतलब अपना रगड़ी जाते हैं, पता पता होता कुछ नहीं। सो बेसिकली मेरे नज़दीक इस मुल्क के दो मेजर और बदकिस्मती की इंतहा है, कोई इनकी तरफ देखने को तैयार। प्राइमरी एजुकेशन, ताकतवर बच्चा फेस्ड आउट, एक खास स्टेज पे फैसला करो ये बच्चा प्योर साइंसेज में जाएगा, ये सोशल साइंसेज में जाएगा, ये बच्चा फलां स्किल के लिए इसका एप्टीट्यूड या जो भी होता है। मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। ये एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए उर्दू, वो बस करो। जितने की जरूरत है उतना कोटा रखो, उतना में ठीक है। भाई आपके कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन हसन निसार साहब, ऐसे आदमियों को इंसान कौन बनाएगा जो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुजस्समे के ऊपर से चश्मा तक चोरी करके ले जाते हैं? ऐसे आदमियों को इंसान कौन बनाएगा? और ऐसे आदमियों को भी तब्दीली चाहिए इस मुल्क के अंदर। नहीं आप नहीं, मैं आपसे नहीं एग्री करता। अच्छा, वो कायद आजम की ऐनक का आपको फिक्र है। मैं तो ये लिख भी चुका हूं। जिस बंदे का दिया हुआ आधा मुल्क गायब आपने कर दिया, अल्लाह अकबर। वो आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जिसका आधा मुल्क इस मुल्क की अशराफिया खा गई, जिस कायद आजम का, उसकी अगर मैंने ऐनक चोरी कर ली तो क्या किया भाई? देखें, एक शेर है सकूते ढाका पे जी, तनवीर जिलानी मरहूम का जी। गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान, गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान। कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही न था। वाह। ये कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही न था, तो मैं तो लड़े बगैर ही हार गया। सकूते ढाका पे लिखा था तनवीर जिलानी मरहूम ने, लालपुर में हमारे जी सीनियर होते थे बहुत हमसे जी। तो भाई मेरे, जिसका आप तो उस बंदे के मुजस्समे की ऐनक की बात कर रहे हो, उसका तो जाती आधा मुल्क 25 साल नहीं निकाल सका। किसने किया? मैंने तो नहीं किया, मैं तो वैसे ही बच्चा था उस वक्त। आपने भी नहीं किया। अवाम का तो रोल ही कोई नहीं था। अवाम को जो पट्टी पढ़ाई जाती है वो शुरू हो जाती है। ये जो सियालकोट में क्या हुआ, ये क्या है? ये गंदी और गलीज ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। जिन लोगों ने ये मकरू हरकत की है वो नहीं, वो तो पपेट्स हैं, वो तो रोबोट्स हैं। इसके असल मुजरिम कहीं और हैं, टोटली ब्रेन वॉश्ड। मुझे अगर हिप्नोटाइज करना आता हो और मैं किसी को हिप्नोटाइज करके किसी के कत्ल पे आमादा कर लूं, कातिल तो मैं हूं, वो तो मेरा आला कार है, वो तो मेरा असला है। अब तलवार को तो नहीं मैंने सुना कभी किसी ने फांसी दी हो। तलवार जो इस्तेमाल करता है, ये ब्रेन वॉश्ड। हम अजीबो गरीब लोग हैं। रिफॉर्म्स हो रही हैं, मैं खुश हो रहा हूं, मेरा क्या लेना देना भाई। सऊदी अरेबिया में वो खुल रहा है मामला, लोग इस पे मातम कर रहे हैं। मैं हैरान हूं, बड़ा ये क्या हो रहा है? कभी किसी ने सोचा, ये सवाल उठाया कि तुमने मुल्क का नाम रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरियत है, ये तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। इस्लाम में तो इक़्तिदार की फिलॉसफी और है कि जो आदमी खुद को किसी ओहदे या मनसब के लिए पेश करे, वो उस ओहदे के लिए सबसे बदतरीन आदमी है। इधर
आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आप कैंपेन चलाते हैं, आप झूठी कस्में खाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, ज़ात बरादरी एक्सप्लॉइट करते हैं, मसलक एक्सप्लॉइट करते हैं। काय के लिए? कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन। कोई बंदा बोलता है या मुझे करेक्ट करें। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। इस्लाम के बारे में अच्छा हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, वो साथ जमहूरियत तो तुमने उधार की लगाई हुई है। तो ये बहुत अजीबो गरीब, लोगों को सही तरीके से परवान ही नहीं चढ़ाया गया। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मारूफ दानश्वर और तज्जियाकार जनाब हसन निसार साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोगों को ज़हनी तौर पर तो परवान वाक़तन नहीं चढ़ाया गया, लेकिन लोग खुद भी तो अपने आप को बदलने की पोजीशन में हों। मतलब हम उस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर किसी के ख़ानदान के अंदर, मैं अशराफिया के ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, उनके किसी पोते पोती नवासे भतीजे बेटे की शादी है, तो उसमें अगर लीडर बन संवर के आती है तो हमारे मुल्क में तो ये सोशल मीडिया पर सुबह शाम यही डिस्कस हो रहा है, चाहे उसके ऊपर कितने केसेस क्यों ना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्वेक्ट क्यों ना कर दिया हो, उसको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, उसके एक गाना गाने के ऊपर पूरी कौम फिदा हुए जा रही है। तो ये तो हमारी तरबियत है, बाकी पीछे रह क्या गया सर? आपने तो बात खुद ही खत्म कर दी तरबियत कह के। आपकी तरबियत किसी ने भी, देखो 3-4 चीजें होती हैं ना जी भाई। मेरे क्या होता है, घर होता है, अच्छा ना माँ पढ़ी लिखी ना प्यो पढ़ा लिखा, ऊपर से रोटी का मसला, घर में खाक तरबियत तो नहीं। वो चिड़चिड़ा बाप सड़ा भुना, उससे पाँव ढांकता है, सर नंगा है, सर ढांकता है, पाँव नंगे हैं। घर का जो माहौल, हमारे जो मिडिल क्लास का आपको पता है क्या होता है यहाँ। अच्छा वहाँ तरबियत कोई नहीं। स्कूल में बता चुका हूँ आपको। अब या बिल्कुल वो जहाँ ऐश बिकती है, या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, नशे नुशे कोई, जी जी, हाई प्रोफाइल स्कूल्स, वहाँ ये अजाब है। जो नीचे है वो मैंने आपको बता दिया, उनके टीचर्स अनपढ़ हैं, इतने अनपढ़ के मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी हंसी ना रुके, मैं आपको बता दूँ। मैं किसी सिलसिले में गया था, खैर। अच्छा ये हो गया घर, ये हो गया आपका स्कूल, बाकी यह मुआशरा। उधर 4 करोड़ की गाड़ी होगी, केले का छिलका वो चलती गाड़ी से बाहर फेंक रहा होगा। इस मुल्क की अशराफिया नहीं है। बहुत साल पहले मैंने खबरें में एक लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया था और फिर कई बार किया, बदमाशिया। ये और तरह की गंद की पैदावार है। अवाम नहीं है, अशराफिया नहीं है। अवाम रियाया है, सिटीजन नहीं। चूंकि सदियों की तरबियत, हम बूथे उठा के कह देते हैं महमूद गजनवी और ये और वो और मुसलमानों की को 850 साल फलाना हुकूमत। वो मुसलमानों की तो हुकूमत आज नहीं पाकिस्तान में, जहाँ जट है, राई है, गुजर है, कश्मीरी है, सारे मकामी हैं। तो गौरियों गजनवियों ने क्या नहीं किया होगा आपके साथ, आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आज यहाँ के मकामी काले पीले भूरे वो लोगों के साथ ये सलूक कर रहे हैं, तो जो गैर मुल्की इन्वेडर्स होंगे, वो भाई उन्होंने क्या किया होगा? अकल काम नहीं करती। सो यहाँ ना अवाम है, ना अशराफिया है। ये बहुत सारे गद्दी नशीनों के खतूत अवेलेबल हैं। खालिद मसूद खान ने चंद दिन पहले ऐसा चांद चढ़ जाता है, सुभान अल्लाह। इनके खतूत तो कभी वाइसरायज और इन लोगों के नाम देखो जरा। चमचागिरी की साउंड बैरियर तोड़ी हुई है। किताबें अवेलेबल हैं, जाके पढ़ लो। ये आपकी अशराफियां या लूट मार के नतीजे में बिल्कुल टोटल। ये कौन खा गया यार स्टील मिल? ये कॉमन मैन या कोई मैं या आप या कोई बेचारा कोई स्कूल टीचर, प्रोफेसर, कोई लेक्चरर, ये उनका काम है। स्टील मिल खा गए, वो PIA खा गए, वो रेलवे ही खा गए, वो कोई तो खा गया ना यार। मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा, बट ये अशराफिया है। अशराफिया होती है एल्डर्स,
बड़े, जैसे बाप दादा का एक प्रोटोकॉल होता है, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनको इज्जत मिलती है, तरह लोग उनकी तरफ देखते हैं। ये हम मुंह उठा के माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी गौर से इसका मतलब पढ़ें। वो बड़े लजपाल लोग होते हैं। माफिया अपने लोगों की जानों जिंदगियों से लेकर इज्जतों तक की हिफाजत करते हैं। ये तो माफियाज भी नहीं है, हम इनकी इज्जत अफजाई करते हैं, इनको माफियाज कहते हैं। सर ओवरऑल मैंने गुज़िश्ता दिनों आपका एक इंटरव्यू सुना, बल्कि वो एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा जिसमें मैंने आपको आसिफ अली जरदारी साहब की तारीफ़ करते हुए सुना। वो तारीफ़ किस कॉन्टेक्स्ट में थी, अगर आप यहाँ पर बताना चाहें? यहाँ तो मुझे थोड़ा, अगर आप, हाँ देखें, एक तो फ़र्क होता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो शहर का मिडिल क्लासिया होता है और फिर वो किसी फ्लूक के नतीजे में गेम में आ जाता है, ट्राइबल आदमी में 101 ऐब हो, उसमें चंद खूबसूरतियां जरूर होती हैं। ठीक। मसलन मैं आपको बताता हूँ, मैं 2-2.5 साल पहले की बात है, आई लॉस्ट माई मदर जी। मैं तो इन चीज़ों से बहुत परे का आदमी, तो ही हैड द डिसेंसी, ताज़ियत के लिए 2 बार उन्होंने फ़ोन किया। जब कभी हमारा कहीं भी आमना सामना हुआ, मजाल है उस आदमी ने कभी एक जुमला या हिंट भी दिया। विल यू बिलीव दैट? ये क्लास की बात है। कोई बात की किसी ने पिछले दिनों को मरियम के हवाले से, ये पता नहीं क्या, उन्होंने कहा छोड़ो यार, वो मेरी बेटियों की तरह। उसमें जो एक ट्राइबल रख रखा होता है, मैं कुछ और बात, पता नहीं मैं वो किस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं। नहीं, इसी कॉन्टेक्स्ट में था, इसी कॉन्टेक्स्ट में था। अच्छा, भागने दौड़ने वाला आदमी नहीं है, फेस करने वाला आदमी है। अच्छा, जिनका दोस्त है उनका दोस्त है, ऐब अपनी जगह पे होंगी, 4 खूबियां भी हैं। इधर तो सुवाए मुंतकम मिजाजी के पैटी, बहुत ही पैटी, शिकवे, शिकायत, गिले, पता नहीं क्या क्या, और इसी तरह के लोग। बंदा जैसा होता है, मिलते जुलते ही उसके ना, हम ख्याल से ही उसके इर्द गिर्द लोग फाइनली होते हैं। वो कहते हैं ना कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये मैं चूँकि ट्राइबल्स, मेरा अरब वर्ल्ड के साथ भी रब्ता रहा, मैंने काफ़ी वक्त भी वहाँ कई बार मैं आया गया जी। ये जिसको हम बद्दू कहते हैं या जिसको हम कहते हैं कबायली, कबायलियों में एक ख़ास तरह की ना शान होती है, कुछ चीज़ों पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये जो शहर की अपॉर्चुनिस्ट किस्म की एक मिडिल क्लास फॉर्च्यून हंटर्स, ये इनका कोई दीन ईमान नहीं। आप अंदाज़ा लगाओ, ये मुमकिन है? मैं तो अपने बारे में खुल के कह रहा हूँ, मैंने अगर ज़ियाउल हक का हाथ थमा होता और मेरा वो मोहसिन होता, मैं तो ना उसकी कब्र का रास्ता भूलता, कभी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरे अपने अंदर एक ट्राइबल है, मैं नहीं कर सकता ये। हालांकि वो खुद एक मोहसिन कुची का शाहकार था वो आदमी, मुझे बिल्कुल नापसंद है, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। बट मोहसिन, तुम नाम ही भूल गए, तुमने उसकी कब्र का रास्ता ही भूल गए। तुम लोग कैसे लोग हो जो इनके इर्द गिर्द भी आया, उनको उसको स्टैब करने में कोई कसर नहीं। राइट सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इमरान खान साहब को बतौर वजीर आजम तो क्रेडिट जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान ही देता है कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, बट अगेन अभी कुछ दिन बाद फिर एक मिनी बजट आ रहा है और 22 दिसंबर का सुनने में आ रहा है कि मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है ताकि उसको पास कराया जा सके। अद्वियात ठीक ठाक महंगी हो गई हैं और 17% सेल टैक्स में इजाफे का भी कह दिया गया है। तो ये क्या है सर? एक बंदा दयानतदार है, मान लिया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्या किसी का दयानतदार होना उसकी कॉम्पिटेंस का भी जामिन होता है सर? हसन निसार सर।
अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज कर दूं। पहले जब हमारा बजट आया था ना, उस वक्त मैंने ये बात वो ज़रा जाहिर है वो धीमा धीरा था निस्बतन। जी जी। तो मैंने लिखा था कि इतनी बगलें ना बजाओ, मिनी बजट का इंतज़ार करो। वो आ गया मेरे लिए कोई हैरानी, मैं तो इंतज़ार कर रहा था। सही, पहली सही, बात। सही। दूसरी बात यह है कि हम जब ये ड्रामाज और सीरियल्स और सीरीज़ देखते हैं तो इनमें तालीम तलाश करनी चाहिए, हिकमत तलाश करनी चाहिए। इनमें ये कोई एंटरटेनमेंट वगैरह, मेरी तो खैर वैसे ही मैंने बच्चों को कहा कि तुम लोग देखो। और तो मेरे बच्चों को पता भी है कि मैं ऑटोमन्स का बड़ा कायल हूँ, उनका बड़ा क्रिटिक भी हूँ, उनका बड़ा कायल भी हूँ। जी जी। उसमें क्या होता है याद रखें, ये जख्म में भी नहीं भरेंगे। इसमें इमरान की कॉम्पिटेंस वगैरह को छोड़ें। आप जिस काम के लिए आपने 30, 40, 45 साल दो खानदानों को बेलगाम छोड़े रखा, दुनिया के टॉप के सर्जन हो जाएं यहाँ आप एक बंदा ला के रखें जिसका कोई ऑर्गन ठीक नहीं, जिसकी सारी हड्डी टूटियाँ हुई और जिसके वो रैप्चर्स हुए मसल उसके, तो दुनिया के टॉप के सर्जन यहाँ रख दें, वो पेशेंट यहाँ रख दें, और आप एक्सपेक्ट करोगे ये कोई 2, 4, 6 महीने, साल में ठीक हो जाएगा। और चेहरे की सर्जरी जो है ना, मेरा एक दोस्त फॉक्स हंटिंग में घोड़े से गिर गया था इंग्लैंड में। अच्छा, अब तो फॉक्स हंटिंग वहाँ बंद हो गई है, उस जमाने में थी। वो गिरा, उसका हैंडसम आदमी था, उसका सारा चेहरा मस्क हो गया। इट टुक मोर देन 4 years। अब एडवांस हो गया होगा तो 3 लगते होंगे। 4-5 साल लगे उसको पूरी तरह रिपेयर होने में। वो फॉक्स हंटिंग के दौरान गिरा घोड़े से तो नीचे संग्रेजे टाइप को इस तरह का, आपको पता नहीं क्या, वो सारा चेहरा उसका बिल्कुल ही मस्क हो गया। तो आपका तो चेहरा नहीं, कोई चीज बाकी है ही नहीं, टाइम लगेगा। जैसे मैंने अभी प्लेस की बात की है, देखो जब जख्म लगता है ना, जी जी, तीर लगे तो तकलीफ नहीं होती भाई मेरे, तीर जब निकाला जाता है ना तब तकलीफ तो होती है। पर्चा आता है साफ, चीख निकलती है। तब आपके कई तीर हैं, एक एक करके वो तीर निकाल रहा है, चीखें सुन रहा है। जिसको अकल है वो बर्दाश्त करे, जिसको नहीं है वो जो मर्जी करे। मैं तो ठेकेदार नहीं हूं किसी का। Absolutely अच्छा, right. फिर Absolutely जब right. तीर Absolutely निकाल right. दिए जाते हैं, हसन निसार साहब, उसके बाद एक और प्रोसेस। आपका जो पॉइंट है that is नहीं, very वो valid सुन लें point. आखिरी बात जी प्लीज कि प्लीज प्लीज प्लीज। तीर जहर वाला तो नहीं, फिर उसको आग से दागा जाता है। सो ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। तीर तो जहर बात वाला आगे तो चलेगी। नहीं, इसे आग से दागा जाता है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस मुकम्मल होगा। खटारा की गाड़ी हमें मिली है, उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। और हसन निसार साहब कहते हैं कि खान साहब वो कर रहे हैं, और जैसे जैसे तीर बाहर निकल रहे हैं तो तकलीफ तो होगी। बड़ा ही वैलिड आर्गूमेंट डिस्कशन रही। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हमने स्टार्ट किया था मैटर, वो ये कि OIC के वज़राए ख़ारजा का जो पाकिस्तान में सेशन हुआ है और हो रहा है, उस सेशन में पाकिस्तान की मेज़बानी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, और पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराना चाहता है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत के लिए ना सही, कम अज़ कम अफ़गानियों के लिए आपको अपने रास्ते और अपने दिल खुले रखना होंगे। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए।